चलें बेटा, अब आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों का जितना भी काम था चैप्टर नंबर 4 तक वो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर समझ चुके हैं। ऑलमोस्ट अच्छा खासा लेक्चर आपको ऑनलाइन भी मैंने दे दिया है। तो जितना भी काम आपने यहाँ तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 से पहले यानी चैप्टर नंबर 4 तक, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर 0, जो मेरे लेक्चर नहीं है, सर के अपने लेक्चर हैं सर फरहान के। ऑल दो मैंने क्लास में पढ़ाया है, बाद में वक्त हुआ तो वो मैं रिकॉर्ड करके देख लूंगा। बहरहाल चैप्टर 1 पूरा आपको दिया हुआ है, चैप्टर 2 पूरा दिया हुआ है, चैप्टर 3 के तमाम टॉपिक्स पूरे हैं। चैप्टर 4 भी अब हमने पूरा पढ़ लिया, वो भी आने वाले वक्तों में आपको मिल जाएगा। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे, वो तमाम सवालात या क्वेश्चन वगैरह वो टॉपिक्स अब डिपेंड कर रहे होंगे पिछले 4 चैप्टर्स पे। तो जो अभी तक आपने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, आने वाले अगले 4 चैप्टर्स, क्योंकि टोटल 8 ही चैप्टर्स हैं, तो अगले 4 चैप्टर्स वो यहाँ पर तभी समझ आएंगे जब आपने पिछले बकिया 4 रिमेनिंग जो हम पढ़ चुके हैं वो किए हुए हों। अब पढ़ने का तरीका भी आपको पता है कि जो आपने टॉपिक कर लिया है उसको बार बार रिवाइज भी करना है। एक दफा आपने सीख लिया, सीखने इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू रिवीजन, क्योंकि सीखने वाला जो प्रोसेस है वो एक दफा होता है और एक दफा सीखा जा सकता है। लेकिन सीखने के बाद उसको याद रखना मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, क्योंकि याद रखना मुश्किल काम होता है। आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें आज याद हो, 1 साल बाद भूल चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 9 क्लास में आप बैठे हुए हैं, अगर आपसे मैं इस वक्त 5 क्लास का या 6 क्लास का कोई सवाल पूछ लूं, आपको याद नहीं होगा। बहुत सारों को तो अपनी किताबें भी याद नहीं होंगी कि उन्होंने किताब का क्या नाम था जो पढ़ा था। साइंस के कौन से किताब का नाम था, उर्दू की किताब का नाम क्या था, क्योंकि किताबों के नाम होते हैं, आपको वो नहीं याद। सिर्फ आपको ये पता है कि उर्दू की किताब पढ़ी थी, साइंस की किताब पढ़ी थी। उस उर्दू की किताब का कोई एक टॉपिक मैं आपसे सुन लूं, आपको नहीं याद। क्यों नहीं याद? क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया, अरसा गुजर गया उसको पढ़े हुए। पढ़ना सीखना इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू रिविजन। तो अभी क्योंकि आपको 5 6 क्लास की जरूरत नहीं है, इस वजह से आप वो याद भी नहीं कर रहे हैं, ना आप वो रिवाइज कर रहे हैं। उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? आपको क्या मिला कि अब आप उसको भूल चुके हैं। तो उसी तरीके से आज जो टॉपिक आप सीख रहे हैं वो आपने सीख लिया। अब उसको याद रखने के लिए रिवीजन करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप तो लर्निंग होता है, लेकिन दूसरा स्टेप आपको याद करना, मेमोराइज करना होता है। मेमोराइज जब कर लिया, पहला स्टेप क्या था? सीखना। दूसरा स्टेप क्या था? याद करना। सीखा हुआ ही याद किया जा सकता है, लेकिन बगैर सीखे हुए को भी लोग याद कर लेते हैं। तो बगैर सीखे हुए याद करने को हम रॉट मेमोराइजेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में रट्टा भी कह देते हैं। और सीखे हुए को याद करने को कॉन्सेप्चुअल मेमोराइजेशन कहते हैं। तो बहरहाल पहला स्टेप मेरा था, मेरा काम था, मैंने पूरा कर दिया, आपको सिखा दिया। दूसरा स्टेप आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने याद करना है। मैं आपका दिमाग खोल के दिमाग के अंदर आपके न्यूरॉन पाथवेज थोड़ी बना सकता हूँ। मैं बैठ के थोड़ी लिख सकता हूँ आपके दिमाग में कोई जादू करूं और आपको याद हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए सेकंड स्टेप भी आपका है और थर्ड स्टेप मोर इम्पोर्टेंट है, दैट इज रिवीजन। तो अब तक 4 चैप्टर पढ़ा दिए। अब अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है आप भूल जाएंगे। अगर आप 5वें चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अब और आपको पहला चैप्टर आपने रिवाइज ही नहीं किया हुआ, तो आपको पहला चैप्टर याद ही नहीं होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बाद आता है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको वक्तन फवक्तन करनी पड़ेगी। तो वक्तन फवक्तन का मतलब क्या है कि आपने अब चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, तो चैप्टर 5 के बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा, एक एक चैप्टर पिछला रिवाइज करना है। तो बाय द एंड ऑफ चैप्टर 5 आपने 1 से 4 तक चैप्टर कम से कम 4 5 दफा रिवाइज कर लिए हो, प्रैक्टिस कर लियो, लिख के चेक कर लिया। तो बहरहाल अब आ रहे हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स का मतलब, फिजिकल को भी छोड़ देते हैं, स्टेट ऑफ मैटर पे फोकस करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास 3 है, ये आपने बेसिक केमिस्ट्री में भी सीखा था। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर पानी की एग्जांपल लें तो पानी आपने तीनों स्टेट में देखा हुआ है। पहली स्टेट बर्फ की फॉर्म यानी सॉलिड, दूसरी स्टेट पानी इटसेल्फ लिक्विड की फॉर्म में होता है, जो आप पीते हैं लिक्विड है, और तीसरी स्टेट स्टीम आपने देखी है।
आपके खाना जब पक रहा होता है ऊपर धुआं निकल रहा होता है, वो धुआं नहीं, वो स्टीम होती है, वो पानी के वेपर्स होते हैं। आप पानी बॉईल करने रख दें तो आपको पानी बॉईल होते हुए दिखेगा, तो ऊपर धुआं निकलते हुए दिखेगा। वो धुआं क्या है? वो स्टीम है। अंग्रेजी में उस धुएं को स्टीम कहते हैं। स्टीम क्या है? वाटर वेपर्स। तो आपके पास फिजिकल स्टेट्स अब बात की गई है मैटर की। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसका कोई ना कोई मास हो। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर का मतलब यह है कि उसका अपना कोई ना कोई मास होगा, चाहे वो इतना मिनिमम छोटा क्यों ना हो, बहुत मामूली सा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में गैस है, एयर है। इस कमरे में एयर का अपना एक मास है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा। कहीं डेफिनेशन में ये नहीं लिखा कि विच इज फेल्ट बाय यू, आप वो फील करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा डेफिनेशन में। मैटर क्या है? जिसका मास हो, चाहे वो मास इतना मामूली क्यों ना हो जितना मामूली इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास आपने याद किया हुआ है, 9.11 इन 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, आप उसे हाथ में रखेंगे तो आपके हाथ में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी इस वक्त फिर रहे होंगे। यहाँ पर आपके जो मास है वो होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस कमरे में कुछ नहीं है, तो स्पेस जो ऑक्यूपाई है वो एयर की है। आप इस डेस्क स्पेस चेयर पे जब बैठेंगे तो वो जो एयर थी वो डिस्प्लेस मूव हो जाएगी, और आप जब बैठेंगे उस जगह पर तो अब आपने उस जगह को ऑक्यूपाई किया, क्योंकि आप भी मैटर का हिस्सा है। तो बेसिकली मैटर को हमने अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो अब तक 6 स्टेट्स पे तो काम हो चुका है, 7वीं पे अभी रिसर्च जारी है। छठी भी एग्जैक्टली नहीं आई, लेकिन उसको भी स्टेट ऑफ मैटर कह दिया है। तो बहरहाल आपने 4 स्टेट्स बल्कि 5 स्टेट्स पढ़ रखी हैं चैप्टर 1 में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स आपने पढ़ रखी हैं। बोस आइंस्टाइन 2 साइंटिस्ट थे। आइंस्टाइन तो सबको पता है। तो दोनों साइंटिस्ट ने मिल के इसके ऊपर काम किया था। और ये आपके पास एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते थे। जो फिफ्थ स्टेट है, नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, सिक्स स्टेट का। तो सिक्स स्टेट आपकी फिफ्थ की बिल्कुल अपोजिट है। फिफ्थ स्टेट बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे होती है, और जो सिक्स्थ है वो बिल्कुल लो कोल्ड यानी लो टेम्परेचर पे होती है। तो अभी तक 6 स्टेट्स तो कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन सेवेंथ पे भी काम चल रहा है। बहरहाल आपको ये जो 2 स्टेट हैं, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली एग्जिस्ट ना करने की वजह से आपको अभी फिलहाल प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी आपको 3 स्टेट्स पढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं आपके सामने। दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑल दो चौथी प्लाज्मा भी एग्जिस्ट करती है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब आप माचिस की तीली जलाते हैं, उसमें आग निकलती है। आग क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ये क्वेश्चन का आंसर जब इस चैप्टर का एंड होगा तो आप मुझे बताएंगे। अभी आपने तुक्के नहीं लगाएंगे। तो आपने तुक्के नहीं लगाने, आपने एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मुझे बताना है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आपकी जो आग है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? अब उसके लिए पहले हमें समझना होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। सॉलिड क्या है? नंबर 1, सॉलिड हर वो चीज जिसका एक प्रॉपर शेप हो और उसका एक फिक्स्ड मास हो। तो इस चीज को अगर डिफाइन करें, एनी सब्सटेंस दैट हैज डेफिनेट शेप एंड स्पेसिफिक या फिक्स्ड वॉल्यूम या मास, ऐसी शेप को हम कहते हैं सॉलिड। तो 3 स्टेट्स आपने पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके पास, अब पहले सॉलिड के बारे में पता चल गया। इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब ये कि अगर 1 मीटर क्यूब का कोई सॉलिड का टुकड़ा लेते हैं, बर्फ जमाते हैं 1 मीटर क्यूब की, तो वो दूसरी जगह भी 1 मीटर क्यूब की ही रहेगी। अगर एक फ्रीजर से उठा के दूसरे फ्रीजर में डालना है, तो 1 मीटर क्यूब की अगर वॉल्यूम अभी रखता था तो दूसरी जगह भी 1 मीटर क्यूब रखेगा। आप इस तरीके से रखें कि 1 लीटर पानी की बोतल में आपने बर्फ जमाई है। उस बर्फ को जब आप बाहर निकाल के दूसरे फ्रीजर में डालेंगे, तो क्या इस ड्यूरेशन में आपकी बर्फ जो थी वो छोटी हो जाएगी? आपके जो फ्रीजर में आपने बर्फ जमाई थी, अब आपने उसको अपने कूलर में डालना है, या आइस क्यूब जमाई थी पानी के अंदर या जूस के अंदर डालनी है। अब वो बर्फ, जब तक वो बर्फ है, जब तक वो अपनी सॉलिड स्टेट में, क्या वो आपका वॉल्यूम चेंज कर देगी?
वॉल्यूम चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वॉल्यूम तो खैर नहीं, शेप चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक बर्फ आपने ली, वो बर्फ अभी फिलहाल लेट्स सपोज क्यूबिकल शेप में थी, आपने उस क्यूबिकल शेप की बर्फ को गिलास में डाल दिया। अब क्या होगा, साइडों से ये बर्फ मेल्ट होना शुरू होगी हर जगह से, और मेल्ट होके जो ग्लास है उसमें पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर पानी से जमाई थी। एक खाली ग्लास लें, उसके अंदर बर्फ डाल दें, तो आपके पास जो बर्फ है वो पिघल पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो आपकी बर्फ पिघल के पानी में कन्वर्ट हुई है, तो ये अपनी एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो पहली स्टेट लिक्विड थी विच हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप, तो वो सॉलिड था। जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी पानी में कन्वर्ट हो गई बर्फ, अब वो लिक्विड है। लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। क्या मतलब इसका, 1 लीटर अगर आपने बॉटल में पानी भरा है, वो आती है ना 1 लीटर वाली बोतलें छोटी सी, उसको आप जग में ट्रांसफर करेंगे, तो जग में ट्रांसफर करने के बाद भी 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है आपने 1 लीटर की पानी की बोतल भरी और जग में ट्रांसफर किया वो 2 लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है, अगर एक जगह 1 लीटर था दूसरी जगह भी 1 लीटर रहेगा। लेकिन जो लिक्विड है उसकी कोई शेप नहीं होती। आज आपने बोतल में पानी भरा है, उसकी बोतल वाली शेप हो गई, बर्फ जमेगी तो बोतल वाली शेप में बर्फ आएगी। आपने उसको ग्लास में रखा है तो ग्लास की शेप हो गई। आपने किसी और शेप के बर्तन में रखा है, उस शेप की बर्तन में वो जमा हो जाएगी। तो जो भी आप कोई बर्तन लेंगे, उस बर्तन की शेप में ये पानी इकट्ठा होगा और उसी बर्तन की शेप ले लेगा। तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। डेफिनेट शेप का मतलब कि फिक्स शेप हो जाए। बर्फ की तो फिक्स शेप होगी, जिस भी बर्तन में जमाएंगे वो बर्फ फिक्स ही रहेगा, तोड़ेंगे तो तब भी उसकी शेप बर्फ की रहेगी। लेकिन पानी को तोड़ेंगे, पानी टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, वो उसकी शेप फिक्स नहीं होती। टूटती तो वो चीज है जिसकी शेप फिक्स होती है। आपकी हड्डी टूटेगी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी की हड्डी टूटेगी तो उसकी हड्डी की शेप तो वही रहेगी ना जुड़ने के बाद भी। हाँ, उस पे आपने कोई कुछ लगा दिया हो, मरहम पट्टी करने के बाद आपने रॉड लगा दिया हो, तो उसकी शेप बेंड हो जाएगी, लेकिन स्टिल इट विल ऑल्सो रिमेन सॉलिड, सेम रहेगा, सॉलिड भी रहेगा। तो आपके जो सॉलिड है वो टूटने के बाद शेप उसकी डेफिनेट ही रहती है। लेकिन जो आपका पानी है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। पानी को आज आप ग्लास में डालें, वो ग्लास की शेप लेगा। पानी को फर्श पे गिरा दें, तो जितनी जगह उसको मिलेगी वो शेप अपनी चेंज कर लेगा। तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। वॉल्यूम सेम रहता है, और वॉल्यूम सेम रहता है तो मास भी सेम ही रहता है। बहरहाल, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी स्टेट गैस की है। गैस क्या है, ना तो इसकी स्पेसिफिक शेप है, ना ही इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इस कमरे में जितनी भी गैस एयर के फॉर्म में मौजूद है, वो इस पूरे कमरे में जितनी भी है, वो इतनी छोटी सी डिब्बी के अंदर भी डाल सकते हैं आप। छोटा सा बॉक्स लें, इस पूरे कमरे के अंदर जितना भी आपका गैस है, एयर है, वो सारा इस छोटे से डब्बे के अंदर आराम से आ जाएगा कंप्रेस होके। फॉर एग्जाम्पल, गुब्बारा भरें, सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है, गुब्बारा लें। गुब्बारा भी छोटा सा है, जब आपने उस पर हवा भरी, अपने साइज से 10 15 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। कुछ आपके गुब्बारे होते हैं जो बहुत ज्यादा आपसे भी बड़े हो जाते हैं। तो उसके अंदर गैस ने क्या किया, इसने वॉल्यूम को बढ़ाया। तो अभी आपने गुब्बारा लिया था वो इतना छोटा सा था, अब आपने उसको फुलाया तो वो आपके हाइट से भी बड़ा हो गया। तो ये जो गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी है, उस हवा ने क्या किया, अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया। ऑल दो पहले भी हवा ही भरी थी, लेकिन पहले हवा कम थी, अब हवा ज्यादा डाली। उसी हवा को अगर आप सिलेंडर में रखें, तो वो सारी की सारी हवा सिलेंडर में भी चली जाएगी। गुब्बारे वाला जो गुब्बारे के अंदर हवा भरता है, एक सिलेंडर से लेट सपोज वो 100 गुब्बारे भर लेता है, तो 100 गुब्बारों का वॉल्यूम निकालूं तो बहुत बड़ा होगा। हो सकता है कि लेट सपोज 1000 गुब्बारे लेते हैं, इस कमरे के अंदर 1000 गुब्बारे भर जाएंगे। वही 1000 गुब्बारे हो सकता है 1 से 2 सिलेंडर के अंदर सारी गैस फिल कर दें। तो आप क्या कर रहे हैं, गैस का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और लेट सपोज ये आपने गैस, एक गुब्बारा आप ले लें, लेट सपोज पहले ये गुब्बारा इस शेप में नहीं था, अब ये इस शेप में है। इसके अंदर जो हवा है
इस पूरी की पूरी हवा को आप अपने मुंह के अंदर भर लें। भर सकते हैं, घर जाके ट्राई करना है, सबने गुब्बारा लेना है, पहले उसमें फूंक मार के हवा भरनी है, फिर आपने अपनी सांस थोड़ी देर के लिए रोकनी है और इस हवा को अपने मुंह के अंदर बंद करने की कोशिश करनी है। ये पूरी की पूरी हवा आपके मुंह में बंद हो जाएगी, लेकिन आपके मुंह में दबाव पड़ेगा। आपका मुंह यहाँ पर हो सकता है सूजना शुरू हो जाए या थक जाएंगे आप, दर्द करेगा, लेकिन ये सारी की सारी हवा आपके मुंह के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आपका मुंह इतना बड़ा था? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो गैस है आपकी, उस गैस ने अपने आप को आपके मुंह के अंदर कंप्रेस कर दिया। तो बहरहाल गैस की अब प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। गैस क्या है? गैस आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जिसका ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, डेफिनेट शेप नहीं है, और ना ही कोई उसका फिक्स या स्पेसिफिक वॉल्यूम है। जितना ज्यादा आप उसको जगह देंगे उतना फैल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जितनी ज्यादा छूट दें उतना फैल जाते हैं, कुछ रिलैक्सेशन कर दें तो और ज्यादा रिलैक्सेशन मांगते हैं, कहीं किसी को थोड़ा प्यार से बात कर लें तो वो पागल हो जाते हैं कि सर तो हमें फेवर करते रहते हैं, हम जाएंगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। फिर एकदम से क्या होता है, जीरो आ जाता है उनका। तो जब भी हम किसी को छूट देते हैं वो उतना ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है। वो मुहावरा है ना, हाथ उंगली पकड़ाई थी, आप तो हाथ पकड़ना शुरू हो गए। तो इंसान आपको उंगली पकड़ाता है, आप उसे पूरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भी प्रॉपर्टी, आपकी नेचर ऐसी है कि जितना आपको सहूलियात मिलेंगी उतना आप बिगड़ते जाएंगे। जब आपकी गाड़ियां नहीं बनी थी पुराने जमाने के अंदर, जब ये सारा काम नहीं था जो आज सिस्टम हमारा है, तो लोग पैदल चला करते थे। फिर क्या हुआ, साइकिल इजाद हुई, साइकिल से लोगों ने पैदल चलना कम कर दिया। फिर मोटरसाइकिल गाड़ियां इजाद हो गई, लोगों ने चलना ही बंद कर दिया। अब पहले लोग अच्छे खासे हेल्दी हुआ करते थे, अब लोगों ने चलना ही बंद कर दिया, तो पहले उनका पेट आगे आता है फिर वो आगे आते हैं। तो आपके पास ये जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट हुई है, नुकसान क्या हुआ उसका, कि लोगों ने आसानी को अपने सामने रखा, ना कि अपनी हेल्थ को आगे देखा। तो बहरहाल ये तो एक एग्जांपल दी है। उसी तरीके से गैस है, जितनी आसानी देंगे, जितना खुला एरिया देंगे, उतनी ज्यादा फैल जाएंगे। इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं। अगर कभी किसी कमरे के अंदर आपने स्प्रे किया है, परफ्यूम लगाया है, तो लेट सपोज मेहमान आ रहे हैं, आप अपने घर के अंदर कमरों के अंदर स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर छिड़कते हैं। वो एयर फ्रेशनर इतना छोटा सा, इतनी से बॉक्स में, इतने से सिलेंडर में होता है। आप उसको एक कमरे में थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, ये नहीं पूरा आपने वो बॉक्स खाली कर दिया, वो सिलेंडर खाली कर दिया, थोड़ा सा स्प्रे किया। तो उससे क्या होता है, लेट सपोज इस कमरे के अंदर यहां से आपने स्प्रे किया, ये बिल्कुल एक कोना है, तो थोड़े ही कुछ सेकंड के बाद बिल्कुल उस कोने पे कमरे के स्मेल आ जाएगी। तो गैस तो यहाँ पर आपने छोड़ी थी, स्प्रे तो यहाँ पर किया था, वो ट्रैवल करके वहां तक पहुंच गई गैस। तो ट्रैवल करके गैस जो वहां तक पहुंच गई है, वो गैस बेसिकली इस पूरे कमरे में फैल गई। तो पहले क्या था, इतने से डिब्बे में, इतने से सिलेंडर में था वो परफ्यूम, अब वो गैस जैसे ही बाहर निकली पूरे कमरे में फैल गया। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने डिस्कस की, ओवरव्यू दिया ऑफ योर थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट्स हैं फिजिकल, ऑल दो तीन स्टेट्स सिर्फ नहीं है, टोटल अब तक छह हैं, करंट डेट की बात बता रहा हूँ, और सातवीं पे काम हो रहा है। तो अब तक जो तीन फिजिकल स्टेट हैं जो आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया, फिर इसके बाद मैं आपके किताब या नोट्स के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? चले हम अपने नोट्स पे आ जाएं, उसके बाद किताबें किताब देख लें। डेफिनेशन आपको मैटर की चैप्टर 1 में भी सिखाई हुई है, बेसिक केमिस्ट्री में भी सिखाई हुई है, अभी भी डिस्कस कर ली। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसका ऐसी सब्सटेंस जिसका मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो वो उसको मैटर कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल तीन बता दी। देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट, ये वर्ड लाजमी लिखना है, फिजिकल स्टेट्स। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर लिखेंगे दैट इज रॉन्ग। हाँ, अगर स्पेसिफिकली तमाम में से तीन स्टेट्स को डिफाइन करें तब तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप थ्री फिजिकल स्टेट्स ये वर्ड यूज करें। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट या फिक्स्ड शेप। और गैस क्या है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो उसकी शेप फिक्स है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो आपके पास ऐसे सब्सटेंस को गैस कहते हैं। इनको आप आराम से कंप्रेस, और इसको हम कहते हैं एक्सपेंड। एक होता है कंप्रेस करना, दबाना, एक होता है एक्सपेंड करना, फैलाना। तो गैसेस एक्सपेंड भी हो जाती हैं और कंप्रेस भी हो जाती हैं, ये आपकी इनकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है।
इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक आपके पास प्लाज्मा है, दूसरा आपके पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये दोनों आपके पास हैं। तो बहरहाल ये आपके अदर स्टेट ऑफ मैटर भी हो गई। आइंस्टाइन के जो आपने चैप्टर 1 में कंट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने एक उनकी आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी होगी। दूसरी कंट्रीब्यूशन उनकी ये भी है कि उन्होंने आपके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था। तो बहरहाल आपके ये अदर स्टेट्स बता दी, जो भी आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं। बेसिकली ये जो डिफरेंट स्टेट है इनके दरमियान होता क्या है, जितने भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस मिलेंगे इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर। यानी कि सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम स्ट्रांग होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल यूं समझें कि क्लास के अंदर मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज एक रॉ में 5 बच्चों की जगह है, अभी फिलहाल 4 बिठाए, पांचवे को बिठा दूंगा, क्या होगा, टाइटली पैक होके बैठेंगे। तो लेट सपोज शुरू में गैस की एग्जांपल लेते हैं, 2 बच्चे बैठे थे। अब क्या होगा, जगह 5 की है, 2 बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर मूव होते रहेंगे। तीसरा बच्चा बिठाऊंगा तो थोड़ा मूवमेंट में परेशानी होगी, लेकिन मूव अभी भी हो जाएंगे। चौथा बच्चा बिठा दिया, अब क्या होगा, मूवमेंट ऑलमोस्ट रुक जाएगी। तो मूवमेंट तीसरे और चौथे बच्चे में, तीसरे बच्चा जब बिठाया, 4 5 की जगह थी, 3 बच्चे बैठे, अब उनकी एग्जाम्पल एज अ लिक्विड है। लिक्विड क्या होता है, आराम से मूव कर लेता है, लेकिन गैस की तरह नहीं कर सकता। गैस आपने यहाँ पर बॉडी स्प्रे लगाया या यहाँ पर परफ्यूम लगाया, उसकी स्मेल दूसरे कोने तक जाएगी। लेकिन पानी यहाँ पर गिरा दें, अब उसको दूसरे कोने पे जाने में, ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। तो आपके ट्रैवलिंग गैसेस की आसान है, लिक्विड की मुश्किल है थोड़ी। तो 3 बच्चे या 4 बच्चे जब बिठाए तो क्या हुआ, अब वो मूवमेंट उनकी मुश्किल हो गई। ऑल दो मूव हो सकते हैं, लिक्विड ऑल दो मूव हो सकता था, लेकिन उसकी मूवमेंट रुक गई। फिर जब मैं 5वें बच्चे को बिठाऊंगा, अब मूवमेंट बिल्कुल रुक गई। आप अपनी जगह पे तो हिल सकते हैं, लेकिन आप उसमें इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक इस कोने में बैठा है तो वो हिल के दूसरे कोने पे चले जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो बैठा हुआ है वो परेशान होगा, ज़ाहिर है वो आपको, आप हिल रहे होंगे, वो आपको कोनिया मार के रोक रहा होगा। तो 5वें बच्चे को जब आप बिठाऊं या मैं बिठाऊंगा, आप तो खैर नहीं बिठा सकते, 5वें बच्चे को मैं बिठाऊंगा तो आप रेजिस्ट करेंगे, आप नहीं बैठने देंगे। तो जब हमारा लिक्विड यानी पानी, इसको हम सॉलिड बना रहे होते हैं, पहले ये रेजिस्ट करता है, धक्का देता है, तभी जब आपको मैंने कहा था एनामोलस बिहेवियर है, आप पानी को जमाने रखते हैं तो अपने जो मार्किंग है उससे ऊपर पानी जमता है। तो क्या होता है, ये कोनियां एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एटम्स बराबर वाले मॉलिक्यूल्स दूसरे को, और फिर इससे क्या होता है, थोड़ा सा इनमें जगह बन जाती है। तभी कहते हैं ना, जब गाड़ी के अंदर लोग नहीं फिट हो रहे होते तो एक दो जंप आती है, खुद ही फिट हो जाती है। नमाज पढ़ रहे होते हैं सब बना के, तो लोग पहले जगह नहीं देते, जैसे ही रुकू में सजदे में जाते हैं, दूसरी रकत में खड़े होते हैं, अब जगह ऑटोमेटिकली बन चुकी होती है। क्यों, आपने मूवमेंट, जो रिमेनिंग जगह थी उसको कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करके यूज किया। अब छठे बच्चे को बिठाऊंगा तो क्या होगा, बिल्कुल आपके पास मूवमेंट भी, हिलना भी रुक जाएगा। फिर आपको अगर हिलना है तो आप अपने सर को हिला सकते हैं, अपने हाथों को हिला सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है जिन चीजों के हिलने की, वो आप अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। अदरवाइज आप इटसेल्फ खुद मूव नहीं कर सकते। 7वें बच्चे को बिठाऊंगा, वो बेचारा आएगा नहीं, वो नीचे फर्श पे गिर जाएगा। लेकिन 6 मैक्सिमम मैंने धक्का दे के 7वें को भी बिठा दिया, अब क्या होगा, अब तो मूवमेंट बिल्कुल रुक गई। तो जब आपका 5वां बच्चा बैठा, सॉलिड बना, लेकिन ये सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता था। छठे बच्चे को बिठाया, बर्फ की एग्जांपल लें, बर्फ अब आपकी क्योंकि पिघल नहीं रही, बिल्कुल सख्त जम चुकी है। और एक और आपने 7वें बच्चे को बिठाया, यानी मैंने पूरी रात जमाने के लिए रख दिया बर्फ को। अब जब बर्फ निकालेंगे तो कुछ मिनट तक बर्फ पिघले बगैर रह सकती है, एज कम्पेयर टू कच्ची बर्फ जो होती है, जिसमें पानी भी नजर आ रहा होता है। ऑल दो वो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर भी पानी मौजूद है, जगह है मूवमेंट की। तो यही एग्जांपल आप, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर समझ आ गया तो वेल गुड। बहरहाल जो आपकी स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनके दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा हैं वो आपके सॉलिड्स हैं, जिसमें थोड़ी कम है वो लिक्विड, और जिसमें बिल्कुल ही कम है वो गैसेस। ये आपके पास इनके दरमियान डिफरेंस है।
बहरहाल गैसेस स्टेट के ऊपर आगे मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस बतानी है, तो यहाँ तक आपको सिंपल मैटर के बारे में हमने बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आज नहीं स्टार्ट करवा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझना होगा। तो आगे क्योंकि ये चैप्टर लेंदी भी है और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन की उसके बारे में हमने सीखना है। तो बहरहाल आपकी जो गैसेस हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गैसेस को पढ़ना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले गैसेस समझ आ जाएंगी तो हमें सॉलिड और लिक्विड भी समझ आ जाएंगे। तो बहरहाल आपके जो गैसेस हैं जितनी भी, एक सिंपल सा आपने एग्जांपल के तौर पे देखा हुआ है। आपको इस कमरे में गैस नजर नहीं आ रही, लेकिन इस पे आपको यकीन है पूरा कि इस कमरे में गैस मौजूद है। जाहिर है जो आप हवा में ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं उसी वजह से जिंदा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि इस पूरे अर्थ में ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि हमारी नीड नहीं है, और नाइट्रोजन बीइंग एन इनर्ट गैस, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, 8A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो बीइंग अ इनर्ट गैस नाइट्रोजन आपको कुछ नहीं करती, लेकिन रूम टेम्परेचर के अलावा हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन आपकी जान भी ले सकती है, पॉइजनस होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी गैस में ऑक्सीजन की ही बात करें, ऑक्सीजन आपके जो अभी रिक्वायरमेंट है, अगर उस ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, बाय वॉल्यूम बात कर रहे हैं, तो अर्थ में 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है। अगर ये 21 से 22 हो जाए तो आप ऑक्सीजन की वजह से मर जाएंगे। और अगर ये 21 से कम हो जाए, 20 हो जाए, तो आपको सफोकेशन होगी और आप घुट घुट के मर जाएंगे। तो आपके पास जब फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं और जितने भी मरीज हैं उनको देखें जो वेंटिलेटर पे होते हैं, या वेंटिलेटर पे नहीं देख सकते वैसे, तो जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया होता है उन्हें भी 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती। उनको भी ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा दूसरी गैसेस नाइट्रोजन वगैरह दी जाती है, जो नॉर्मल एयर आपको यहाँ पर मिलती है उससे थोड़ा प्यूरिफाइड फॉर्म में होती है। तो गैसेस के ऊपर ज्यादा पहले रिसर्च हुई है, और उसके बाद फिर गैसेस के बाद हम दूसरी जगहों पर आए, दूसरी चीजों को देखा है। और गैसेस के ऊपर जब हमने पूरी स्टडी कर ली, फिर हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लिए कि लिक्विड में भी ऐसा होगा, सॉलिड में भी ऐसा होगा। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ये जो लॉज और रेगुलेशन जो भी आपने पढ़ने हैं, वो सारे के सारे फिर हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। और पहला हमारा जो पोर्शन होगा वो गैस से होगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?